हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट मनी सप्लाई। मनी सप्लाई की बात करेंगे। ये वीडियो हमारी इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का पार्ट है और अगर आप इकोनॉमिक्स के और भी टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हो तो जरूर हमारी प्लेलिस्ट देखिए। इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट करके है, प्लेस वाले सेक्शन में जाइए। सो फिलहाल बात करते हैं मनी सप्लाई। नाम से समझ आ रहा है मनी की सप्लाई से रिलेटेड ही सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। सो मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल इन एनी इकोनॉमी। ठीक है, मान लो देश की अर्थव्यवस्था में जो भी मनी की सप्लाई अभी अवेलेबल है उसी को एक तरह से मनी सप्लाई कह सकते हो आप। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑल्सो इट encompasses various forms of liquid asset that can be used for transactions, investment or saving. ठीक है, it serves as a key indicator for understanding economic health and is crucial for formulating monetary policies also. गवर्नमेंट इसके बेस में बहुत सारा मॉनेटरी पॉलिसीज भी बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फिस्कल पॉलिसीज हो गया, बैंक सेंट्रल बैंक जो होते हैं वो इसके बेस पे डिसीजंस लेते हैं और साथ साथ ये इन्वेस्टमेंट और सेविंग हुआ, ट्रांजैक्शन के पर्पस में भी यूज़ होता है इसकी लिक्विडिटी को देख के। ठीक है, सो अब मार्केट में कितना मनी है उसके हिसाब से गवर्नमेंट बनाएगी प्लान कि भाई कैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलेगी। मनी का सर्कुलेशन बना रहेगा तभी तो एक देश की अर्थव्यवस्था अच्छे से चलेगी, है ना। सो इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं जो कि आपको जानने चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे मनी एग्रीगेट क्या होता है। सो ये जस्ट यहाँ पे नीचे हमने बना रखा है। इसमें 4 तरह के पॉइंट हो सकते हैं। आप M1, M2, M3 और M4 कह सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल M1 है क्या, इसको कई बार नैरो मनी भी कह सकते हो आप। क्या हो गया ये? मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, सबसे फटाफट उसको आप ट्रांजेक्शन के तौर पे यूज़ कर सकते हो उस मनी को। कौन सा हो गया? मान लो आपके पास कैश है, फिजिकल करेंसी आपके पास अवेलेबल है ना। सो उसको आप फटाफट यूज़ कर सकते हो। डिमांड डिपॉजिट्स हो गए और ट्रैवल चेक्स हो गए। ट्रैवल चेक्स तो खैर इंडिया में मोस्टली ना के बराबर ही किसी ने सुना होगा, बट आपने डिमांड ड्राफ्ट सुने होंगे, डिमांड डिपॉजिट सुने होंगे। और आप फिजिकल करेंसी आपकी जो नोट है ना, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो हो गया सबसे मोस्ट लिक्विड मनी आपकी। ठीक है, तो उसको आप M1 कैटेगरी में रखोगे। इसको थोड़ा क्लियर कर दिया जाए। हाँ, सो फिर आ जाता है सेकंड M2। M2 इंक्लूड्स M1, इसको भी इंक्लूड करता है M2 में, और साथ साथ नियर मनी। अच्छा, नियर मनी के ऊपर हमने एक वीडियो पहले से बना रखी है जिसमें हमने बैंक मनी या नियर मनी के ऊपर बात करी है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में ही है। ठीक है, सो मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ नियर मनी क्या होता है। नियर मनी इज़ लाइक नॉट इमीडिएट कैश, ठीक है, बट जो आपके खाते में पड़ा हुआ पैसा है, स्मॉल टाइम डिपॉजिट्स हैं, FDs वगैरह हो गई, इक्विटीज़ में आपने डाल रखे हैं, स्टॉक ले रखा है किसी कंपनी का। सो दीज आर सम ऑफ दी नियर मनी आप कह सकते हो। ठीक है, जिसको आप फटाफट इनकैश करा सकते हो, फटाफट उसको कैश के रूप में ले सकते हो। तो वो हो गया नियर मनी, और साथ साथ इसमें नैरो मनी भी आ जाता है, दोनों इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, फिर इसको थोड़ा और क्लीन किया जाए ताकि इजीली समझ पाए। फिर आ जाता है M3, ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी मतलब थोड़ा सा लेस लिक्विड है कंपेयर टू M2 एंड M2। ठीक है, सो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? M2 अलॉन्ग विद लार्ज टाइम डिपॉजिट्स। अब मान लो लॉन्ग टर्म के लिए आपने कोई FD करा दी है 10 साल 15 साल, वो हो गया। साथ साथ मनी मार्केट में आपने कोई फंड्स ले लिए हैं, बॉन्ड्स ले लिए हैं किसी कंपनी के जो कि 10 साल के लिए या 15 साल के लिए ले लिए हैं। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसको हम कह सकते हैं ब्रॉड मनी के तौर पर। और भी कोई चीज़ हो गई, और भी कोई एसेट हो गया जो आपको लॉन्ग टर्म में आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, दिस कम्स अंडर ब्रॉड मनी। फिर आता है कॉन्सेप्ट 4 नंबर जो कि है M4, इंक्लूड्स ऑल ऑफ M3। इसमें ये M3 भी होता है और साथ साथ M4 भी होता है। M4 क्या हो गया? और भी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए, खास तौर पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह हो गए। ठीक है, सो ये चीज़ें आती हैं समटाइम बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आपने लिया। मान लो कोई आपने ज़मीन खरीद ली, वो भी एक तरह से समझ लो इस कैटेगरी में आप चाहो तो डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि ज़मीन भी बहुत लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी खरीदते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए ही खरीदते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये कुछ कैटेगरी हैं M1, M4, M2, M3, M M4। ठीक है, सो ये हो गया। फिर अब बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंस दी मनी सप्लाई। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मनी सप्लाई को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मान लो अपने देश के केस में क्या हो गया? RBI। अब RBI किस तरीके से पॉलिसी बना रही है वो ज़रूर इन्फ्लुएंस करेगा कि देश के अंदर मनी की सप्लाई कैसे बनेगी, है ना। साथ साथ थोड़ा समझते हैं इसको। टूल्स लाइक ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स एंड इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट। बहुत बार आपने देखा होगा RBI रेपो रेट, ये सारे रेट्स के ऊपर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन करती है, मतलब कभी बढ़ा दिया कभी घटा दिया। तो उसके रीजंस होते हैं इकोनॉमिक के हिसाब से, वो लोग समझते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट उनके पास होते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लोग चेंज करते हैं। सो बिकॉज ऑफ चेंजिंग दोज थिंग्स मनी सप्लाई भी बढ़ती है और घटती भी है मार्केट में, है ना। फिर आता है कॉमर्शियल बैंक्स। द बैंकिंग सेक्टर विलिंगनेस
टू लैंड इन्फ्लुएंस द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मेजर पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई। अब मान लो बैंकिंग सेक्टर है जो, वो चाह रहा है कि हम लोन दें, तो क्या होगा कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। अब बैंकिंग सेक्टर, कमर्शियल बैंक जो है वो चाह रहे हैं कि नहीं, हमको उतना लोन नहीं देना है, हमको अपना पैसा अपने पास रखने का है, उतना लोन नहीं देना है, मामला ख़राब लग रहा है, इकोनॉमी की स्थिति ख़राब लग रही है। तो क्या होगा कि मार्केट में या फिर इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। अब उसके बहुत सारे इम्प्लीकेशन आ जाते हैं, इकोनॉमी की स्लो डाउन होने लगती है वगैरह वगैरह। अच्छा, वो लोग लोन ज़्यादा दे रहे हैं, अच्छे कम इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, तो फ्लक्चुएशन मतलब मार्केट में या इकोनॉमी में मनी बढ़ जाएगा, बिजनेस और ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ने लगेगी। और लेकिन बहुत सारे फैक्टर आते हैं उसमें, सिर्फ यही नहीं है। ठीक है, फिर आता है थर्ड थिंग दैट इज़ अ पब्लिक डिमांड, द बैलेंस बिटवीन कैश एंड बैंक डिपॉजिट्स हेल्ड बाय पब्लिक पीपल। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मनी सप्लाई। गवर्नमेंट के एक्शंस जो हो जाते हैं, मान लो फिस्कल पॉलिसीज़ होगी सच एज डेफिसिट फाइनेंसिंग इम्पैक्ट ऑफ द ओवरऑल मनी इन सर्कुलेशन। तो गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसीज होती हैं उसके कारण भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। मान लो अचानक से गवर्नमेंट ने बजट वगैरह भी अनाउंस करती है, उसका भी इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर आते हैं, बात करते हैं जिसका है, जो कि हमारा आ जाता है इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। अच्छा, अब मनी सप्लाई का इम्पैक्ट क्या है? ऑब्वियस सी बात है, मैंने कही अभी थोड़ी देर पहले ही आपको समझा दिए थे यहाँ पे इन सारे पॉइंटर्स में, कि अगर मान लो मनी का फ्लक्चुएशन, मनी इंक्रीज़ हो गया इकोनॉमी में, तो बाय डिफ़ॉल्ट बिजनेसेस ज़्यादा उसका लोन उठाएंगे, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक्सपेंशन करने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली ग्रो करेगा, है ना। बट और भी बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे पहला आ जाता है इन्फ्लेशन। एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई इफ़ नॉट मैच्ड बाय प्रोडक्शन कैन लीड टू हाइयर प्राइसेस, और इन्फ्लेशन कह सकते हो। मान लो कि आपने मनी का सप्लाई बढ़ा दिया इकोनॉमी में, बट जो आप ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हो, वो उस मनी के इंक्रीज़ के साथ मैच नहीं कर रहा है, वो फिर क्या होगा कि इन्फ्लेशन को न्योता दे सकता है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा उससे। फिर आता है सेकंड थिंग दैट इज़ अ इंटरेस्ट रेट। हायर मनी सप्लाई जनरली लोअर्स इंटरेस्ट रेट। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि मैंने बताया, बैंक्स अगर आपको चाहेंगे कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा हमको लोन देने का है, तो क्या करेंगे? वो लोन ज़्यादा देने के लिए क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट घटा देंगे, तो पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेगी, है ना। इंटरेस्ट रेट कम होंगे तभी तो आप लोन लोगे ना। इंटरेस्ट रेट हाई रखोगे तो कौन लोन लेने जाएगा? नहीं लेने जाएगा। ठीक है, तो ये वो चीज़ होती है। इंकरेजिंग बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैंने बताया। इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इन्फ्लुएंसिंग डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट, मनी सप्लाई प्लेज अ रोल इन जीडीपी ग्रोथ। जैसे कि मैंने बताया कि जितना ज़्यादा मनी का फ्लक्चुएशन बढ़ता रहेगा, मनी की मान लो पम्प किया जाएगा, विद सेम चीज़ यहाँ पे जो कि मैटर करती है प्रोडक्शन के साथ, उसका प्रोडक्शन भी होना चाहिए, सर्विसेज और प्रोडक्ट्स भी बनने चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली, तो नहीं तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो उससे क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अगर अच्छे तरीके से सही बैलेंस मेंटेन करके चला जाए, सप्लाई डिमांड एंड ओवरऑल इन्वेस्टमेंट वगैरह का, तो अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है देश की जीडीपी का। फोर्थ पॉइंट आ जाता है एक्सचेंज रेट। द सप्लाई ऑफ मनी कैन अफेक्ट करेंसी वैल्यूएशन इन ग्लोबल मार्केट। बहुत बार आपने देखा होगा, कई बार न्यूज़ आती होगी कि फलाने देश ने क्या किया कि बहुत ज़्यादा करेंसीज प्रिंट कर दी, बट ओवरऑल उसके इंटरनेशनल लेवल पे उसकी देश की करेंसी को डाउन कर दिया जाता है कि भाई इतना ज़्यादा उसने सप्लाई बढ़ा दिया अपने मनी का, और उतनी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर नहीं रहा, उतनी वो ना प्रोडक्शन कर रहा है, ना प्रोडक्ट बना रहा है, ना सर्विस दे रहा है, बट वो प्रिंटिंग नोट को भैया उसने प्रिंटिंग मशीन में धर दिया, आपका छापे जाओ बढ़ाए जाओ, तो क्या होगा? पूरी दुनिया उसको कहेगी भाई क्या है ये। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी करेंसी डाउन जाने लगेगी। सो उससे बहुत सारा इम्पैक्ट हो जाता है नेगेटिव। सो आशा करता हूँ आपको मनी सप्लाई के बारे में कुछ आइडिया और कुछ थोड़ा बहुत समझ आ ही गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।